हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 19 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग का एग्जाम जो होगा फाइनल परीक्षा, आप जानते हैं रूटीन आ गया है, 15 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होगा और 19 फरवरी को आप का सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा होगा। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और हम लगभग 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में नहीं आएगा। इसे आप लोग जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस के एग्जाम में। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा। और देखिए, हम साइंस का यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न हम पूरा बता दिए हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और साइंस का जो हम बताए हैं उसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है तैयार किया गया है आप लोग के लिए। और 100% आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये आप लोग का क्वेश्चन हम तैयार किए हैं, चुन चुन कर क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग का 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। बताना है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। और इसका PDF जो है वह ग्रुप में हम डाल देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। अभी के इस क्लास में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और जो 20 क्वेश्चन बचेगा वह पार्ट 2 में आएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। तो इसका आंसर है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। सबसे पहले लिखिएगा कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया और मेटरनिख की दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। और ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ। देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अत्यंत सफलता पाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। और देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बड़ा है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। और अलग से भी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यह पूरा हम लघु उत्तरीय प्रश्न में सेट किए हैं और हो सकता है कोई क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाए। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्वाहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, समान मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे स्वाहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती हैं और धनी वर्ग इस वर्ग को उपेक्षित नज़रों से देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी हम क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप का नंबर दे देंगे, आप लोग मैसेज कीजिएगा और एक हम लिंक देंगे, आप लोग लिंक को दबाकर ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन के प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था। 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी यानी पहले के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए, जबकि असहयोग आंदोलन की कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपाधियों एवं अजैबनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध
अर्ध सरकारी उत्साहों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल एंड कॉलेजों का बहिष्कार और सरकारी न्यायपालिकाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों में योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और ये लगभग एसटी है यानी सोशल साइंस है, तो आप लोग इसे मेन भी अगर पॉइंट याद कर लेते हैं तो 2 अंक में लिखिएगा, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग देख लीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर मेन पॉइंट लिख देते हो। जैसे ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बट इनमें से अगर मेन भी पॉइंट एग्जाम में लिख देते हैं तो आप लोग को एक भी अंक नहीं कटेगा, क्योंकि एसएसटी है तो इसमें अंक नहीं कटेगा। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया अथवा उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर आपकी क्या राय है। तो 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिनके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके, सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई और औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने में लग गए। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को शुरू किया और इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई अथवा असलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो इसका आंसर है कि छोटे गंदे और अवस्थायुक्त स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे वैसे आवासीय स्थलों को असलम कहा जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गाँवों से मजदूर पहुँचने लगे और वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उसे छोटे छोटे तंग मकान बनाए जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से पड़ा। इसके फलस्वरूप भारत में रोजगार के अवसर बढ़े और भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ जो विभिन्न तरह के उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करती हैं अथवा सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप शिक्षा एवं व्यवस्था के बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए और हम इसके उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। भूमंडलीकरण के कारण भारत में भी लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया, उनका जीवन सुविधापूर्ण हुआ। और ये जो क्वेश्चन है, ये सभी जो क्वेश्चन है ये आप लोग का सभी विषय का है, यानी सोशल साइंस में जितना सब्जेक्ट है सभी का क्वेश्चन है। जैसे आप लोग का हिस्ट्री के हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया और एक लास्ट है आपदा प्रबंधन। तो पूरा यहाँ पर मिलाकर क्वेश्चन सेट किया गया है और आप जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछा जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी ये सभी जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराती हैं, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है कि अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उनके तीनों आधार कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध जाए, जिससे लाखों लोगों बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियां का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, आर्थिक संकट कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर है
हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं और छापखाना के विकास से पहले हस्तलिखित पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी तथा समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपि काफ़ी नाजुक, पुरानी, महंगी तथा दुर्लभ होती हैं। ये आम जनता के पहुंच के बाहर थी और छापखाना के विकास के पहले पांडुलिपि ही पुस्तक कार्य करती थी और पांडुलिपि हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान का अनुक्षण भंडार भी। इनका अध्ययन करके आसानी से ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, तो इसका आंसर है रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कि जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति समिति की जा चुकी थी और रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था और जार की अफसरशाही अवस्थिर और नेतृत्व अकुशल थी और गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक थी जो अपने छोटे छोटे खेत में पुराने ढंग के खेती करती थी और दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे कारों के बोझ से दबे हुए थे और मजदूरों को मजदूरी में अधिक काम करना होता था और अपनी मांगों को समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार रूसी जनता की बदहाली की क्रांति का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, तो इसका आंसर है गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला को एकीकृत और संगठित कर टाइपों के लिए पंच मैट्रिक्स मॉडल आदि बनाने पर योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया और मुद्रा बनाने हेतु सीसा, टीन और बिस्मुथ का उचित अनुपात में मिश्रित कर एक मिश्र धातु ढूंढ निकाला। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संघीय शासन के दो विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर आंसर इसका लिखा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक असमानता क्या है, तो लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है, तो इसका आंसर है ग्राम पंचायतों के प्रमुख 4 अंग हैं। इनके नाम है पहला ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा है ग्राम रक्षा दल एवं चौथा है ग्राम कचहरी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज का अर्थ बताए, तो इसका आंसर है कि जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय एवं स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दिया जाता है तो वह संघीय राज कहलाता है, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, तो इसका आंसर है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है। जिस शासन व्यवस्था में राजनीतिक साझेदारी हो वह अत्यंत ही सशक्त प्रणाली है। उसके बाद यह हिस्सेदारी की व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में भी की जाती हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारों जैसे एक दलीय शासन प्रणाली, राजशाही या तानाशाही जैसी स्थिति सभी को सत्ता में सरदारी सभी नागरिकों के लिए सत्ता की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती हैं। वैसे शासन प्रणाली प्राय आंतरिक सामाजिक समूहों से व्याप्त मतभेदों, विभिन्नताओं एवं अनियंत्रणों की या तो अनदेखी करती हैं या इन्हें कुचल कर रख देती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सामाजिक विभाजनों का अंग है। तो यहाँ पर इतना तक ले लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य बताना है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड के 2-3 गांव में प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगूर के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। ग्रामीण की खेती भूमि में विकास के लिए अंगूर वृक्ष काटने की अनुमति
को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को अंगूर वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया और इसी मुद्दे ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन ने आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने उद्देश्यों में शामिल कर लिया और आंदोलन का उद्देश्य था जल, जंगल और जमीन पर एकमात्र नियंत्रण स्थानीय लोगों का हो। और स्थानीय भूमिहीन वन कर्मियों ने आर्थिक मुद्दा उठाया या न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय निवासियों को दिए जाने वाले शराब के कारण शराबी बन रहे लोगों की शराबखोरी पर महिलाओं ने आवाज़ उठाई। परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण अगले 15 वर्ष तक वनों की कटाई पर सरकार ने यहाँ पर आरोप लगा दी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि दल बदल कानून क्या है। तो इसका आंसर है भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है तो यह क्रिया उस निर्वाचित सदस्य के संदर्भ में दल बदल कहलाएगा। दल बदल शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है, सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल विरोधी अधिनियम संसद में लाया। पारित अधिनियम दल विरोधी कानून बना। यदि किसी पार्टी से निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग अलग होता है तो यह दल बदल नहीं कहलाएगा, एक नए दल का गठन माना जाएगा। यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य हैं तो यह दल बदल माना जाएगा। दल बदलने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि की समस्या विधायिका से समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो इसका आंसर है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को अमली जामा पहनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सामान्यतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका समान उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, अर्थात इसका उद्देश्य होता है राजनीतिक कार्यकलाप को करना और कराना। राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते या कराते, चुनाव लड़ते या लड़ाते हैं और नीतियां एवं कार्यक्रम का निर्धारण करते या कराते हैं। यदि विचारों में मूल रूप से भिन्नता आ जाती है तो व्यक्ति को दल छोड़ना पड़ता है। सत्ता प्राप्ति तथा सत्ता को प्रभावित करने हेतु राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 21 से 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर नंबर दे देते हैं ग्रुप का, यहाँ पर 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को मैसेज करना है यहाँ पर, क्योंकि ये सभी का PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। समय बहुत कम बचा है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।